हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का जो है चैप्टर 9 करेंगे। फ्रेंड्स, जो केवीएस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उन्हीं को टारगेट करते हुए जो है वही चैप्टर कर रहे हैं। साइंस के जो है मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था कि जो है टोटल 23 चैप्टर हमें करने हैं जो कि केवीएस में पूछे जाएंगे। तो हम इसका ये 9th चैप्टर जो है हम करेंगे क्योंकि ये हमारे केवीएस के सिलेबस में है। देखिए, हम इम्पोर्टेंट बातों को ही पढ़ेंगे कि ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष हैं जो मैदानी क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। और राजस्थान के क्षेत्र में जो है ऊंट जो है पाए जाते हैं और वहाँ पर नागफनी का पौधा जो है पाया जाता है। और पुरी में जो है केजुराइन के वृक्ष की कतार देखी जा सकती है। तो पृथ्वी पर कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ किसी भी का भी जीव नहीं पाया जाता। बुजो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान दिया। घर के अंदर उसने अलमारी दरवाजों को देखा, यानी कि वो ये देख रही थी कि कोई जगह ऐसी है जहाँ पर कोई भी जीव ना पाया जाए, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं है। देखिए, मकड़ी उसने अलमारी के जो है दरवाजे में मिली, ऐसी कोई भी जगह नहीं। यानी कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। आइए वन से प्रारंभ करते हैं। वन जो है, अब हम इस क्रियाकलाप में वन के फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट बातें हम सिर्फ वही करेंगे। ये देखिए, ऊंट एवं उनका परिवेश, ये ऊंट का चित्र है। ऊंट जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार समुद्र में जंतु और पौधे लवणीय जल में रहते हैं। तो समुद्र के जंतु जो है लवणीय जल में रहते हैं और श्वसन के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में दिन में बहुत गर्मी और रात में ठंड होती है। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं, श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं। इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु हैं। देखिए, अब हम इनके बारे में ऊंट और मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट के पैर जो है लंबे होते हैं, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, उनका मल शुष्क होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर में जल का ह्रास बहुत कम होता है। वे जल के बिना अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये ऊंट के, अब इसके बाद हम मछली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मछली का शरीर जो है धारा रेखीय होता है। उसकी यह आकृति उसे जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उनके जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। मछली के पंख एवं पूंछ जो है चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल क्लोम होते तो उसे जल में श्वसन लेने में सहायता करते हैं। मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक बनाती तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायक बनाती हैं। तो अब देखिए, कोई भी पौधा या जंतु जो उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। जिन विशिष्ट संरचनाओं तथा स्वभावों की उपस्थिति की किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन क्या होता है? जो उसको परिवेश में रहने योग्य बनाता है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। तो जिस स्थान पर हम रहते हैं वह आवास कहलाता है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। और जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, पौधे जंतु जल में रहते हैं, उन्हें जलीय आवास कहते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा परिवेश के अजैव घटक हैं। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट जो बातें हैं केवीएस के लिए, हम सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके जो है पढ़ रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि किसी स्थान पर रहने के लिए अनुकूलन बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम पहाड़ी एरिया में, मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं और हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन एक जो कई वर्षों से वहाँ रहते चले आ रहे हैं वो उसके जो है उस पर्यावरण के अनुकूल हैं।
अब हम इसमें कुछ खास कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं। अब हम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल में जो है हम ऊँटों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये मरुस्थल बिल में जो है मरुस्थलीय जीव हैं, यानी कि सांप और जैसे ऊँट के लंबे पैर होते हैं तो वो गर्मी से बच जाता है, लेकिन सांप और चूहे के लंबे पैर नहीं होते तो वे गर्मी में जो है गहरे, देखिए धरातल से गहरे बिल बनाकर उसके अंदर घुसते हैं तथा उससे अपनी गर्मी में रक्षा करते हैं। ये देखिए मरुस्थल के कुछ पौधे। मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ के पौधों में पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। ये देखिए ये पौधे के तने होते हैं और जो है ये तने ही जो है उनकी जल संरक्षण में सहायता करते हैं। इन प्रकाश संश्लेषण इन पौधों में जो है तने में ही होता है। तना एक मोटी मोम की परत से ढका होता है जिससे पौधे की जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। अब हम पर्वतीय क्षेत्रों में जो पौधे हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र के कुछ वृक्ष, ये जो है शंकु के आकार के होते हैं। जब बर्फ ऊपर से बर्फ गिरती है तो वो जो है फिसल कर नीचे चली आती है। ये जो अपने आप को उसी पर्यावरण में ढाल लेते हैं। देखिए वहाँ पर पर्वतों पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। ये देखिए पर्वतों पर पाए जाने वाले जीवों के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। ये है पहाड़ी बकरी, ये है याक और ये है तेंदुआ। तो अब हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, बर्फ में चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। पर्वतों पर चढ़ते जाते परिवेश बदलता जाता है। अब हम वहाँ के घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए शेर जो है वन और घास स्थल में रहता है। शेर का रंग जो है मटमैला होता है और शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर छिपाकर रख सकता है। उसका मटमैला रंग क्यों होता है? क्योंकि वह जो है घास के सूखे मैदानों जैसा होता है और वह उसमें घास के सूखे मैदानों में देखिए स्वयं को छिपा लेता है। शिकारी को पता नहीं चलता कि यहाँ पर शेर है, तो ये उसकी मदद करता है। ये देखिए हिरन भी जो है घास सतलों में ही रहता है। जलीय आवास। अब समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपने और आने वाले शिकार को जो है पकड़ लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल यानी कि क्लोम होते हैं। डॉल्फिन और हवेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा ही सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर श्वास छिद्रों से बाहर निकालते हैं। हम श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन समुद्री जीव पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक प्रक्रिया को देखा है? तो देखिए शिकारी यानी कि हिरण जो है एक वन्य जीव है। उसके दांत जो है मजबूत होते हैं और हिरण के कान जो है वो लंबे होते हैं। शरीर की गतिविधियों की शिकारी की गतिविधियों की जो है उसे जानकारी देते हैं। शरीर के पार्श्वों में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती हैं, यानी कि इसकी आंखें जो है हिरण चारों दिशाओं में देख सकता है। अब हम तालाबों और झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर रहती। कुछ पौधे जो है पूर्णतः जलमग्न होते हैं। मेंढक जो है तालाब में पाया जाता है। ये तालाब में भी और स्थल में भी दोनों जगह ही पाया जाता है। उन्हें छलांग लगाने शिकार पकड़ने में सहायता करता है। इसके पश्चपाद में जालायुक्त पादांगुलियां होती हैं जो उसे तैरने में सहायता करती हैं।
हमारे आसपास कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? देखिए, वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई। इसमें से कुछ सजीवों के उदाहरण और कुछ जो है निर्जीवों के उदाहरण हैं। सभी सजीवों को जो है भोजन की आवश्यकता होती है और सभी जीवों में जो है वृद्धि होती है। जैसे जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। कुत्ते के पिल्ले भी वयस्क हो जाते हैं। अंडे से स्फुटित होकर चूजा भी जो है एक बड़े मुर्गे का रूप धारण कर लेता है। ये चित्र में देखिए, ये बच्चे पहले छोटे होते हैं और बाद में जो है ये वयस्क हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये देखिए, मुर्गे के चूजे भी पहले जो है चूजे होते हैं और फिर वो जो है बड़े मुर्गे का रूप धारण कर लेते हैं। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? हाँ, सभी सजीव जो है श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, लेकिन उनकी सांस लेने का तरीका जो है अलग अलग होता है। सभी सजीव जो है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे आप कहीं नंगे पैर टहल रहे हो तो आपके पैर में अचानक ही कोई कटीली झाड़ी लग जाती है तो आप तुरंत अनुक्रिया करते हैं। इसी प्रकार आपने एक बंद कमरे में अंधेरे कमरे में लाइट ऑन करते हैं तो वहाँ से एकदम जो है कॉकरोच निकल कर भागता है, यानी कि वो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। छुई मुई गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सभी जीव जो है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं और सभी सजीवों में जो है उत्सर्जन होता है। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। और सभी प्राणियों में जो है प्रजनन होता है। यदि प्रजनन न होता तो ये संसार ही समाप्त हो जाता। सभी वृक्ष, जानवर, पेड़ पौधे जो है सभी के सभी प्रजनन करते हैं। सभी सजीव जो है गति करते हैं, यानी कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो गति ना करता हो, तो सभी जो है गति करते हैं। ये देखिए, हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास पर एक स्थान पर रह सकते हैं। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाता है अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।